बात करें तो हम आज उपस्थित हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़ा ज़िला मंडी में और हमारे साथ उपस्थित हैं मंडी ज़िला के सीएमओ साहब डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी। आज उनसे हम बात करेंगे कि जो कोरोना की जो तीसरी लहर है उसके बारे में जो है वो बहुत चर्चा की जा रही है। तो इनका जो स्वास्थ्य विभाग है, हालाँकि जो मंडी है, मंडी ज़िला एक काफ़ी मुख्यमंत्री के ह इलाके का है और काफ़ी सुदूर तक इसकी जो सीमाएँ हैं वो लगती हैं। तो इसमें जो आपका स्वास्थ्य विभाग है, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इनका जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उसके बारे में हम बात करेंगे और अन्य मुद्दों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पे। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं जो है वो जानने की कोशिश करूँगा कि आपका कार्यकाल जो है वो 20 जून 2020 के बीच में आया। तो उस कार्यकाल में जो थी, जो कोरोना का जो आई थिंक पीक पे था, तो आपको किन-किन समस्याओं को जो सामना जो है वो जिला मंडी में करना पड़ा? मेरे को यहाँ मंडी जिला में एज मुख्य चिकित्सा अधिकारी ज्वाइन किए हुए लगभग 1 साल पूरा हो चुका है 22 जून को। तो जब मैंने 22 जून को यहाँ पर ज्वाइन किया था तो उस वक्त यहाँ पर 31 पॉजिटिव केसेस थे। उस वक्त पहली लहर की अभी शुरुआत ही थी और उसके बाद केस बढ़ते गए 20 जुलाई के बाद केसेस की संख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई और अगस्त और सितंबर में 1100 केसेस आए। अक्टूबर महीने में भी 1100 केसेस थे। फिर उसके बाद नवंबर और दिसंबर में 3000 से ज़्यादा केसेस दोनों महीनों में आए और वो पहली लहर का जो था एक पीक था। उसमें जो रोगियों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई हो उस टाइम एक सर्ज था उस वक्त। तो उसको हम पहली लहर का उस वक्त पीक मानते थे नवंबर और दिसंबर में। उसके बाद जनवरी महीने में केसेस की संख्या में काफ़ी कमी आनी शुरू हुई और जनवरी और फरवरी में काफ़ी कम केस आए। मार्च महीने में तो 252 के करीब ही पॉजिटिव केसेस आए। परंतु मार्च 2021 के अंत में दोबारा से रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई थी और अप्रैल और मई में तो हमारे पास 11,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो जो फरवरी तक पहली उसको हम पहली लहर मानते हैं, जो फरवरी तक हमारे पास केसेस थे, उसमें 10,252 केसेस आए थे और 125 दुखद मौतें हुई थी, जो कि लगभग हमारा 10 महीने का जो समय था। और उसके बाद अप्रैल से जो जिसको हम दूसरी लहर कहते हैं, अभी ये दूसरी लहर समाप्त नहीं हुई है। हालांकि इसकी संख्या में रोगियों की संख्या में काफ़ी कमी आ चुकी है, परंतु ये हम दूसरी लहर को ख़त्म हुआ नहीं मान सकते। तो दूसरी लहर में अभी मिड जून तक हमारे पास 16,000 पॉजिटिव केसेस आए हैं। जैसे जो आज का केसेस का पूरे पहली लहर से लेकर आज तक जो आंकड़ा है वो 27,054 है और इसमें आज की तारीख में हमारे पास मंडी ज़िला में 183 केस एक्टिव है, जिसमें से कि 15 के करीब केसेस जो हैं वो हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं, बाकी होम आइसोलेशन में अपना इलाज ले रहे हैं। और अभी तक कुल दुखद मौतें जो हैं पहली और दूसरी लहर की वो 389 389 हो चुकी हैं। तो पहली लहर में 10,252 पॉजिटिव केसेस के पीछे 125 मौतें थी और उसके बाद अभी दूसरी लहर के जो लगभग 17,000 के करीब केसेस हैं उसमें 264 मौतें हो चुकी हैं। यानी पिछले 2.5 महीनों में हमारे पास 264 मौतें हो चुकी हैं। तो इसके बाद जो तीसरी लहर, जो संभावित तीसरी लहर है, जैसे कि दूसरे राज्यों में हम देख रहे हैं कि जो तीसरा लहर का जो नया वायरस डेल्टा प्लस वेरिएंट जो आ रहा है, जैसे कि आप सबको मालूम है कि जो ये वायरस है इसमें म्यूटेशन होती रहती है, यानी कि ये अपना स्वरूप बदलता रहता है। तो ये स्वरूप बदल रहा है और डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है उसने भी भारतवर्ष में दस्तक दे दी है और यहाँ पर भी हिमाचल प्रदेश में हमारे कुछ ज़िलों से सैंपल गए हैं, जो रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे मंडी जिला के श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज के द्वारा शिमला को सैंपल गए हैं, शिमला से दिल्ली सैंपल गए हैं जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए। तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग में हम देखते हैं कि कहीं कोई नया म्यूटेंट तो नहीं आ रहा है वायरस का, तो इसमें पता चल जाएगा कि अभी हिमाचल में डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है या नहीं आया है। सर, दूसरी बात मैं यहाँ पे करूँगा कि जिला मंडी की अगर मैं बात करूँ तो आज तक जो था वो 27,000 केस, जो 27,000 का जो आंकड़ा, जो सेंट्रली गवर्नमेंट का आंकड़ा है उसके अनुसार जो 27,000 केस थे। तो जैसा कि आपने अभी कहा कि जो दुखद मौतें हैं वो 300 साढ़े 300 के बीच में हुई। तो ये जो मौतों का जो आंकड़ा था ये किस वर्ग का था? कि ये जो जिन लोगों की मौत हुई है, क्या पहले कुछ बीमारियों से ग्रस्त थे? तो ये कुछ हमारे को बताएं। जो ज़्यादातर मौतें हुई है उसमें हमारे जो एल्डरली पीपल हैं, 60 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के लोग हैं,
या जो कोमॉर्बिड कंडीशन से ग्रस्त थे, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, क्रोनिक किडनी डिजीज़, अस्थमैटिक, या कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड हैं, या कोई कैंसर की जिनको बीमारी साथ में थी, तो उस एज ग्रुप में ज़्यादा हुई हैं। फर्स्ट वेव में, पहली लहर में इस ग्रुप में ज़्यादा थी, परंतु दूसरी लहर में हमने देखा कि जो लोअर एज ग्रुप है, जैसे 35 टू 50 का एज ग्रुप है, उसमें भी मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। तो इसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि दूसरी लहर में जो हमारे वरिष्ठ नागरिक थे 60 प्लस आयु के, उनमें काफ़ी लोग, तकरीबन मंडी जिला में मोर देन 90% लोग जो थे वो इम्यूनाइज्ड हो चुके थे। तो ये देखने में आया है कि जो लोग इम्यूनाइज्ड हुए हैं उनमें या तो रोग इन्फेक्शन उनमें नहीं हुआ था, या अगर हुआ भी था तो इन्फेक्शन की जो सीवियरिटी थी, तीव्रता थी, वो कम थी, और उनकी जो मृत्यु दर है उस आयु वर्ग में, और जो कैटेगरी इम्यूनाइज्ड जो कैटेगरी थी, उसमें मौतों का आंकड़ा उसमें कम रहा हुआ है। सर, तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे जानने की कोशिश करूँगा कि हालाँकि कोरोना को हुए कम से कम 1.5 साल हो गया, तो आपके जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, देखिए उनके पास काफ़ी ज़्यादा काम है, कुछ वैक्सीन करना है, कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, इतना ज़्यादा काम उनके पास है। तो इस माहौल में जो आपके चाहे L4 जो लो कैटेगरी के जो एम्प्लॉइज़ हैं, L3, L2 जो भी पैरामेडिकल स्टाफ जिनको हम कोरोना योद्धा बोलते हैं, तो वो कहीं न कहीं जो है मानसिक दबाव में हैं। तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो निचले स्तर पे, जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए आपके ऑफिस से क्या काम किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से इनको क्या-क्या सुविधाएं जो है वो मुहैया करवाई जा रही हैं? जो भी हमारे सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, सफाई कर्मचारी से लेके आशा वर्कर से लेके ड्राइवर्स हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हैं, स्टाफ नर्सिस हैं, दूसरे हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, हर कैटेगरी के, हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर या स्टाफ नर्सिस ही काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, मेल हेल्थ वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर, सुपरवाइजर्स। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज हैं, श्रेणियां हैं, और हर श्रेणी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने स्तर पे अपना काम कर रहे हैं, और काफ़ी दबाव में भी हैं, परंतु मैं इनको शाबाशी देना चाहता हूं कि बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, या बिना किसी कोई और कारण लेके किसी ने आज तक इनकार नहीं किया कि हम थक गए हैं या हम काम नहीं करेंगे। तो सबके हौसले बुलंद हैं, और हम स्वास्थ्य विभाग समय समय पर अपने सभी कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करता रहता है। समय समय पर इनकी एक जो ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, वो ट्रेनिंग्स भी एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि बदलते वक्त के मुताबिक, बदलते म्यूटेंट्स, बदलती परिस्थितियों के मुताबिक हमारे सभी कार्यकर्ताओं को कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन की जाती है, CMEs इनकी होती रहती हैं, और सरकार की तरफ से भी प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं, उत्साहवर्धन किया जाता है। जो आशा हमारे एक कैटेगरी है, आशा कोई हमारे कंट्रेक्चुअल या रेगुलर एम्प्लॉयज़ नहीं है, वो एक इंसेंटिवाइज्ड एक कैटेगरी है, जिनके जो कोरोना आने से पहले भी जो जितने विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन करने में जो उनका जॉब प्रोफाइल है, तो वो भी एक इंसेंटिवाइज्ड है कि ये काम करेंगे तो आपको इस काम के लिए इतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो उनके लिए भी सरकार के द्वारा 2,000 रुपये का प्रति माह इंसेंटिव उनके लिए दिया गया है। और बाकी दूसरी भी कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ जो कंट्रेक्चुअल डॉक्टर्स हैं या कंट्रेक्चुअल जो स्टाफ है, उनके लिए भी इंसेंटिव का प्रावधान किया है। सर, अगली मैं बात करूंगा कि मंडी जिला के जो भौगोलिक दृश्य है, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से जो इलाके हैं वो दूर दराज के क्षेत्र हैं। तो दूर दराज के क्षेत्रों में जो आम जनमानस है उसको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मतलब क्या-क्या सुविधाएं जो हैं वो प्रदान की जा रही हैं? मंडी जिला काफ़ी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से एक मुश्किल एक जिला है, काफ़ी मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। जैसे सराज वैली है, चोहार वैली है, इवन सुंदरनगर का जो हाड़ाबोई का क्षेत्र है, करसोग पूरा जो हमारा स्वास्थ्य खंड है, काफ़ी दुर्गम है, और इसमें मंडी जिला में जैसे आपको मालूम है कि 40% जो क्षेत्र है वो स्नो बाउंड भी है। तो पीछे सर्दियों में भी जो जहाँ पर स्नो बाउंड एरियाज थे, तो काफ़ी वहाँ पर जो इन चीज़ों को संचालित करना था, काफ़ी मुश्किल है। परंतु फिर भी जो हमारे काफ़ी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो जितनी भी मुश्किलें थी उनसे इन्होंने पार पाया और सारी सुविधाएं दी। और पिछली बार भी जैसे हमने देखा कि जो हमारे कोविड सेंटर्स जो थे, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नेरचौक में स्थित था, फिर डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स थे 3, BBMB सुंदरनगर, MCH सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर और सिविल हॉस्पिटल रत्ती में। तो ये जो कोविड फैसिलिटीज़ थी, ये मंडी नेरचौक और सुंदरनगर में ही केंद्रित थी।
और अंत में एक मंडी में भी खलियार में 200 बेडेड कोविड हेल्थ सेंटर हमने बनाया है। तो परंतु फिर भी हमने 10-10 बिस्तरों की जोगिंद्रनगर, सरकाघाट और करसोग में व्यवस्था की थी। ट्रांजिट फैसिलिटीज़ वहाँ पर बनाई थी, ट्रांजिट कोविड फैसिलिटीज़, ताकि जो एकदम कोई सीरियस रोगी वहाँ पर मिलता है, उसको 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे वहाँ पर स्टेबलाइज़ कर लिया जाए ट्रांजिट फैसिलिटी में। उसके बाद मंडी को उसको मंडी या नेरचौक या सुंदरनगर को भेजा जाए। सर एक अंतिम बहुत बड़ा सवाल जो हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से आंकड़े निकल के आए हैं कि चर्चा में ये है कि अगर कोविड की तीसरी लहर आती है तो वो बच्चों के ऊपर जो है वो बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जिला मंडी के स्वास्थ्य विभाग में जो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है, इस वक्त आपके पास पूरे ज़िले में कितने पीडियाट्रिक मौजूद हैं? और बच्चों के लिए अगर कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या-क्या जो सुविधाएँ हैं वो पूर्ण कर ली गई हुई हैं? बच्चे ज़्यादा ग्रस्त होंगे ऐसा अभी तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, परंतु फिर भी जैसे संभावना जताई जा रही है, तो उसके लिए हमारा विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से पूरी अपनी तैयारियां हम जुटा रहे हैं। तो संभावित तीसरी लहर के लिए इस बार जो पिछले आंकड़े हमने देखे और जो हमारी अगली प्रोजेक्शन है कि कितने पॉजिटिव केसेस आ सकते हैं, उसके हिसाब से हमें लगता है कि हमें जैसे पिछली लहर में हमारे पास मैक्सिमम 353 लोग दाखिल हुए थे और हमने 550 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की व्यवस्था की हुई थी और हमें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं आया कि हम अपने रोगियों को ऑक्सीजन युक्त बिस्तर उपलब्ध ना करा पाएँ, क्योंकि मैक्सिमम जैसे मैंने बताया कि 353 ही एडमिट हुए नियर चौक में और सुंदरनगर और रत्ती में जो हमारी कोविड फैसिलिटीज़ थी उनमें, और 550 के हमारे पास जब राधा स्वामी बना तो हमारे पास 550 बिस्तर उपलब्ध थे। तो तीसरी संभावित वेव के लिए, लहर के लिए हमने 1000 बिस्तरों की तैयारी करने का खाका तैयार किया हुआ है, जिसमें से कि नेर चौक में मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में 100 बेड्स हैं। राधा स्वामी सत्संग ब्यास का जो हमारा कम्प्लेक्स है वहाँ पे 200 बेड्स हैं। दोबारा से बीबीएमबी सुंदरनगर, एमसीएच सुंदरनगर 50-50 बेड्स है। 100 बेड का हमारे पास एमसीएच हॉस्पिटल, जोनल हॉस्पिटल मंडी में 1 महीने के अंदर तैयार होने वाला है, तो इसको भी कोविड फैसिलिटी के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और उसके बाद इस बार हमने सोचा है कि अगर ज़्यादा केसेस बढ़ते हैं तो करसोग और सराज क्षेत्र में किसी एक जगह बक्सियाड या जंजैली में और जोगिंद्रनगर और सरकाघाट में भी 50-50 बिस्तरों का प्रावधान किया जाएगा, जो कि डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर ही होंगे। और उसके बाद अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो मंडी जो जोनल हॉस्पिटल है उसमें भी हमने जो है जगह उसको चिन्हित किया है कि 100 बेड हम वहाँ पर भी लगा सकते हैं। ये सभी चरणबद्ध तरीके से ही किया जाएगा। अभी हमारे पास 200 बेड्स राधा स्वामी सत्संग ब्यास में चले हैं और 100 बेड नेर चौक में चले हैं। 300 बेड हमारे पास अभी तक चले हुए हैं, जबकि मरीज़ आज की डेट में हमारे पास सिर्फ 20 ही हैं। 10 पेशेंट नेर चौक में दाखिल हैं और 10 राधा स्वामी सत्संग ब्यास जो खलियार में स्थित है वहाँ पर है। तो जैसे जैसे रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, वैसे वैसे जो मैंने नाम आपको गिनाए, इन फैसिलिटीज़ को चरणबद्ध तरीके से प्रोएक्टिव होके इनको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जैसे हमें लगेगा कि 4-5 दिन के बाद हमारे पास बिस्तर कम पड़ जाएंगे, तो हम 4-5 दिन पहले जो अगली जो चिन्हित जो फैसिलिटी है उसको डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के रूप में एक्टिवेट कर दें। सर मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे सिर्फ एक पहुंचूंगा कि आप अपने ऑफिस से जो मंडी की जनता है उसके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे इस कोरोना महामारी के, क्योंकि लोगों का अभी यहाँ पे ये देखा गया है कि जैसे ही सरकार की तरफ से कुछ ढील हुई है लोगों ने भीड़ जुटाना शुरू कर दिया है। अभी भी अगर हम मंडी में देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं बिना मास्क से घूम रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि पूरी मंडी की जनता से? मैं अपने मंडी की प्रबुद्ध जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अभी तक दूसरी लहर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। भले ही नंबर ऑफ केसेस में कमी आई हो, और हमें पहली और दूसरी वेव से सीख लेनी चाहिए कि जो कोरोना अनुरूप व्यवहार है, एप्रोप्रिएट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसकी अनुपालना की जाए। यही एक सबसे बड़ा बचाव है कि जैसे किसी भी बीमारी से निपटने के लिए 3 चीज़ें हैं: प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज देना। तो प्रिवेंटिव सर्विसेज, रोकथाम, पूरी जनता के हाथ में है। इसमें जनता अगर प्रिवेंशन ही कर ले, जनता की पूरी तरह से जन सहभागिता हमें मिले, सुनिश्चित हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सुनिश्चित हो, तो बीमारी आधी तो वैसे ही रुक जाती है। उसके बाद जो प्रमोटिव सर्विसेज हैं वो स्वास्थ्य विभाग दे रहा है, प्रशासन उसमें सहयोग कर रहा है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट एनफोर्स्ड है, कई तरह की पाबंदियां हैं।
एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट एनफोर्स्ड है। तो कई तरह के कानून भी हैं, तो विभाग या प्रशासन नहीं चाहता कि कानून का सहारा लिया जाए। जनता को अपने आप ही कोरोना अनुरूप व्यवहार की पालना करनी चाहिए, तो बीमारी आदि वैसे रुक जाएगी। उसके बाद फिर भी अगर रोगी आते ही हैं, रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, तो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है। तो ये थे हमारे साथ मंडी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने ये साफ तौर पर जाहिर किया कि इनका जो स्वास्थ्य विभाग है वो कोरोना की जो महामारी है उसके लिए निपटने को बहुत तैयार है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी जो थी वो 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा थी, बट इनके विभाग के चाहे वो कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं या कुछ अनदर पैरामेडिकल स्टाफ है, वो निरंतर जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अंत में इन्होंने यही आग्रह किया कि जो लोग हैं, कोविड का जो प्रोटोकॉल है, दूसरी लहर अभी तक खत्म नहीं हुई है, तो लोगों को चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है वो कोरोना के जो कोविड प्रोटोकॉल हैं वो पूरी तरह से फॉलो अप करें।